Hello and welcome all. Myself Neetu. I am law graduate from GNDU Amritsar and I have done my masters in law from NLS Bangalore. Now I am faculty at Krishna Study Academy, Chandigarh. In the last session, we have already discussed about offer. What is offer? ठीक है, ऑफ़र क्या होता है, काइंड्स ऑफ ऑफ़र हमने डिस्कस की थी, लैप्स ऑफ ऑफ़र हमने डिस्कस किया था, वेदर ऑफ़र कैन बी रिवोक और नॉट, तो ये सब हमने डिस्कस किया था. ठीक है. इन द फर्स्ट सेशन, इफ़ यू हैव लुक एट माय फर्स्ट सेशन, इन दैट सेशन आई हैव डन हाउ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड, कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स. तो आपके जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि देयर मस्ट बी ऑफ़र, देयर मस्ट बी ऑफर बाय वन पर्सन एंड देन देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस. ठीक है, उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ ऑफर. नाउ वी विल डिस्कस इन दिस सेशन, इन थर्ड सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सेप्टेंस. सो व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेंस? ठीक है, जब आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है, जब आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है, वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बनता है. एग्रीमेंट बनता है. इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेप्टेंस है प्रपोज़ल का, जब ऑफ़र का आपकी एक्सेप्टेंस हो जाए तभी कॉन्ट्रैक्ट राइज होता है बिटवीन टू पार्टीज़. तो अब ये जो आपकी डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस की, इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B. सेक्शन 2B में क्या है? इफ़ यू लुक एट योर बेयर Section 2 clause B says when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. और जब proposal accept हो गया वो क्या बन जाता है? Promise बन जाता है. इज़ इट क्लियर? तो what 2B says, when the person, जिस पर्सन को आपने ऑफ़र किया है, प्रपोज़ल किया है, वो अपनी असेंट दे दे, उसने कह दिया कि मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, तो इट मीन्स जो प्रपोज़ल है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया. और जब वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस. इज़ इट क्लियर? सो अगर हम इस डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या है, अब आपका इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं. इफ़ यू लुक एट द एसेंशियल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी हुई है 2B की. इज इट क्लियर? नाउ वी लुक एट द डेफिनेशन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस. तो उसमें एक डेफिनेशन में क्लियरली है कि व्हेन अ पर्सन when the person to whom the proposal is made signifies his assent, it means that the acceptance should be communicated. ऑफ़र में मैंने आपको बोला था कि ऑफ़र शुड बी कम्युनिकेटेड इन द सेम वे एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड. अगर एक्सेप्टेंस आपने कम्युनिकेट नहीं की है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल माई लैपटॉप वर्थ ₹30,000. ठीक है, आपको वो ख़रीदना है लैपटॉप, अपने आपने सोच लिया, मैंने आपको ऑफ़र किया, आपने अपने मन में सोच लिया कि ठीक है कि मैंने आई वॉन्ट टू परचेज़ लैपटॉप वर्थ ₹30,000. तो उस केस में क्या है, अगर आपने वो मुझे कम्युनिकेट नहीं किया है, नो कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंक्लूडेड. सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, चाहे वो एक्सप्रेसली आप कम्युनिकेट करो और यू कैन इवन कम्युनिकेट बाय इम्प्लाइडली ऑल्सो. इम्प्लाइडली मीन्स थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़. इज़ इट क्लियर? तो ये है कि आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए. कम्युनिकेशन, हाँ, इन केस ऑफ जनरल ऑफर्स वहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप कंडक्ट पार्टी से पता लगेगा कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. देन एक कम्युनिकेशन, अब मैंने आपको ये तो बताया है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट करनी है. तो कम्युनिकेट किससे करोगे, किसको करोगे? ऑब्वियसली ऑफरर को करोगे. कम्युनिकेशन ऑफरर को करोगे. अगर आपने किसी और पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया देन इट इज़ नो कम्युनिकेशन इन द आइज़ ऑफ लॉ. लॉ के अकॉर्डिंग वो कोई कम्युनिकेशन नहीं है. यू हैव टू कम्युनिकेट टू द ऑफरर हिमसेल्फ. देयर इज़ अ फेमस केस ऑन दिस पॉइंट कि जो कम्युनिकेशन है वो ऑफरर को ही की जानी चाहिए. दैट इज़ फेल्थ हाउस वर्सेस बिंदले. फेल्थ FELTH
LTHOUSC versus Bindle. Is it clear? So I'll write again. Felt House versus Bindle. Is it clear? इस केस में अब क्या हुआ था, प्लेंटिफ है, जो प्लेंटिफ था फेल्थ हाउस, ही ऑफर्ड, उसने एक लेटर के थ्रू ऑफ़र किया कि उसने अपने नेफ्यू, अपने भतीजे का घोड़ा ख़रीदना है, अपने भतीजे का घोड़ा ख़रीदना है। तो लेटर में लिखा क्या था, वो वर्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है। लेटर में ये लिखा था, इफ़ आई हियर नो मोर अबाउट द हॉर्स आई कंसिडर द हॉर्स माइन एट सच एंड सच अमाउंट। इज इट क्लियर? कि अगर मैं लेटर में क्या लिया था, अगर मैंने आपसे कुछ ना सुना तो मैं ये समझूंगा कि ये घोड़ा मेरा है। अब इस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था, नेफ्यू ने, उसके भतीजे ने लेटर का जवाब नहीं दिया था, बट हाँ उसने डिफेंडेंट को ज़रूर बोल दिया था, जो कि उसको ऑक्शनियर था, कि ये घोड़ा किसी और को नहीं बेचना क्योंकि ये मैंने अपने अंकल को बेच दिया है। ठीक है, अब जस्ट अंडरस्टैंड कि जो लेटर में लिखा था, मैंने आपसे ना सुना, ये घोड़ा मेरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने भतीजे ने लेटर का जवाब नहीं दिया था और लेकिन डिफेंडेंट को ज़रूर बोल दिया था, जो कि उसका ऑक्शनियर था, कि ये घोड़ा किसी और को नहीं बेचना, ये मैंने अपने अंकल को बेच दिया है। लेकिन जो वो ऑक्शनियर था उसने गलती से वो हॉर्स ऑक्शन पे लगा दिया और वो हॉर्स सेल हो गया। अब प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ जो कि उसके अंकल थे, प्लेंटिफ ने ऑक्शनियर के अगेंस्ट केस फाइल किया। किस ग्राउंड पे, कि भाई हॉर्स उसकी प्रॉपर्टी बन गई थी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, उसके भतीजे की इंटेंशन थी कि वो अपना कोई घोड़ा अंकल को दे देगा, अपने अंकल को दे देगा, बट उसने अपनी इंटेंशन अंकल को नहीं कम्युनिकेट की थी, अपनी इंटेंशन नहीं अंकल को बताई थी। इसीलिए इस केस में कोर्ट ने 2 प्रपोजिशंस ले डाउन की थी। पहली क्या कहा उन्होंने, ही सेड कि जो एक्सेप्टेंस है ऑफ़र का वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरर को ही या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट को, मींस यहाँ पे प्लेंटिफ को या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को कम्युनिकेट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। सेकंड में क्या है कि जो ऑफरर है वो, दूसरी बात उन्होंने क्या की इस केस में, कि जो ऑफरर कोई भी ऐसे कंडीशन नहीं इम्पोज कर सकता कि भी हाँ अगर तुमने जवाब नहीं दिया, जैसे इस केस में था कि उसने कहा कि अगर तुमने का कोई जवाब नहीं मिला तो मैं अपने घोड़ा, मैं ये समझूंगा कि ये घोड़ा तुमने मेरे को बेच दिया। नो, ऐसा कुछ भी नहीं इम्पोज कर सकता। सो इस केस में डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल फॉर द केस। इज इट क्लियर कि डिफेंडेंट लायबल नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है एक्सेप्टेंस का। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है किसको होनी चाहिए, ऑफर को होनी चाहिए, ये हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज दैट कम्युनिकेशन अब करेगा कौन, हु विल मेक कम्युनिकेशन, एक्सेप्टर खुद करेगा। जो कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टर खुद करेगा। ठीक है, कौन करेगा, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है वो करेगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है कि या तो वो पर्सन खुद करेगा जिसको ऑफ़र किया गया है, या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट करेगा। किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से कर लिया वो इनइफेक्टिव है, कोई उसका मानना नहीं है कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुई थी। ठीक है, सो एक्सेप्टेंस है या तो एक्सेप्टर खुद करेगा या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट करेगा, ना कि अनऑथराइज्ड। अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने कर दिया, दैट एक्सेप्टेंस इज इनइफेक्टिव। अगेन देयर इज़ अ केस लॉ ऑन दिस पॉइंट, पोवेल वर्सेस ली। पोवेल वर्सेस ली, पोवेल वर्सेस ली। इस केस में क्या हुआ था अब आपका, इस केस में हुआ था कि ये जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ ने एक अपनी एप्लीकेशन दी थी स्कूल में फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर। ठीक
ठीक है। मैनेजर जो वहाँ के मैनेजर्स थे उन्होंने क्या जो भी उनकी वो बनी हुई थी स्कूल की कमेटी बनी हुई थी, तो उन्होंने मैनेजर ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में क्या किया कि प्लेंटिफ को उन्होंने अपॉइंट कर लिया, लेकिन अभी तक वो डिसीजन प्लेंटिफ को कम्युनिकेट नहीं की थी। ठीक है, जो कम्युनिकेशन थी वो किसी और एप्लीकेंट को उन्होंने कर दी थी जो कि सेलेक्ट नहीं हुआ था। किसी और ने भी एप्लीकेशन दी थी हेड मास्टर्स के लिए, उसको पता लग गया था कि भाई ये प्लेंटिफ को इन्होंने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उसका था एक मेंबर था उस कमेटी का, उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कि अपने दौर पे अपनी उस पर उसने प्लेंटिफ को कमेटी ने नहीं कहा था, लेकिन उसने खुद ही प्लेंटिफ को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है। अब क्या है, जो मैनेजर्स थे अगेन वो मीटिंग हुई उनकी, उन्होंने वो रेजोल्यूशन कैंसिल कर दिया। ठीक है, जिसमें प्लेंटिफ को उन्होंने कहा था कि ये प्लेंटिफ ही विल अपॉइंट प्लेंटिफ एज एन हेडमास्टर, तो उसमें वो रेजोल्यूशन कैंसिल कर दिया और किसी और को अपॉइंट कर दिया। फिर प्लेंटिफ ने यस फाइल द केस कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, आपको इन्फॉर्मेशन कमेटी ने नहीं दी है, आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी है, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने दी है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो यहाँ पे देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, सो यहाँ पे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो ब्रीच कैसे होएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है आपका एक्सेप्टेंस का? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है। एक्सेप्टेंस है उस तरह से कम्युनिकेट करनी है जिस तरह से के ऑफ़र में लिखा गया। ऑफरर ने कहा है कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सच मैनर, अगर कोई मैनर नहीं है तो रीज़नेबल मैनर में आपको एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये सेक्शन 7 में लिखा है। हाँ, एक्सेप्टेंस करनी है आपको ऑफ़र को रिवोक होने से पहले या लैप्स होने से पहले। इज इट क्लियर? देन लास्ट, वे कब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कब होगा? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विल कंक्लूड, जब पार्टीज़ एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पार्टीज़ आमने सामने हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड हो जाता है? जब एक्सेप्टेंस ऑफर को कम्युनिकेट कर दी। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मैंने आपको ऑफ़र किया, आप मेरे सामने आपने साथ के साथ एक्सेप्ट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। ये तो एक ऑर्डिनरी रूल है कि पार्टीज़ आमने सामने हैं। ठीक है, तो कंक्लूड हो गया। अब है कि इसकी अब बात आती है कि जब पार्टीज़ डिस्टेंट प्लेसेस पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, जहाँ पे या तो आप किसी पोस्ट से फॉर एग्जांपल थ्रू लेटर है, थ्रू टेलीग्राम आप ऑफ़र कर रहे हो एक्सेप्ट, तब उस वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होगा? जब पार्टीज आमने सामने है। देखो उस टाइम पे देयर इज़ नो इशू, कोई भी इशू नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, जब कोई इशू ही नहीं है तो क्योंकि आमने सामने हो तो आप ऑफ़र क्या एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। लेकिन अगर आप एक दूर जगह पे हो, लेकिन अगर हम अब देखें हमारी साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर आप डिस्टेंस प्लेसेस पे भी बैठे हो तब भी आप 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, टेलीफोनिकली कर सकते हो, थ्रू ईमेल कर सकते हो। लेकिन पहले क्या था, जब हमारी साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो वहाँ पे लोग अगर दूर दूर होते थे तो दे हैव टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू लेटर्स, थ्रू पोस्ट। तो अब वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट में क्या आएगी, किस तरह से कब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता था, कब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता था। देखो तब उसमें केस में क्या है कि सपोज आई वांट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन रिजाइडिंग इन लुधियाना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एंड आई एम सिटिंग इन चंडीगढ़। तो उस केस में क्या है, मैंने एक लेटर लिखा उस पर्सन को, जब उसको लेटर मिलेगा उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस मुझे मिल जाएगी, मैंने देख लिया पढ़ लिया वो एक्सेप्टेंस, तब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा। अगर इसके रिगार्डिंग हम सेक्शन 4 देखें, इफ यू लुक एट सेक्शन 4, so section 4 says that communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be the out of the power of acceptor as against the acceptor when it comes to the knowledge of the
प्रपोजर. इज इट क्लियर? सो सेक्शन 4 में आपको क्या बताया है कि आपका जो ये एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है प्रपोजर के अगेंस्ट में? जब उसने एक्सेप्टर ने पोस्ट कर दिया, means now he doesn't have power to take back his letter, and against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. For example, when B accepts A's proposal by a letter sent by post, the communication of acceptance is complete as against A, and when the letter is posted as against B, when the letter is received by the A. Is it clear? So this illustration is based on section 4. Now in the next session we are going to continue this topic, that is acceptance. Thank you.